हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पर। और हमने जो सीरीज़ चलाई हुई है लेखपाल की, जिसमें ग्राम समाज एवं विकास का हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो उसी का अगला टॉपिक है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अब हम। देखिए, हमारे देश में ग्राम विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है और उसके अंदर है भूमि सुधार। क्योंकि जितना हम भूमि को सुधारेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें उससे मिल सकती हैं, उतना अच्छा कृषि व्यवसाय हो सकता है उसके अंदर। तो क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ऊसर और बंजर और अनुपयोगी ज़मीन पड़ी हुई है, तो अगर हम वैज्ञानिक प्रविधि से उनको जांच करें और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, रासायनिक और प्राकृतिक उपचारों द्वारा उसको सुधार करके हम एग्रीकल्चर के यूज़ में ला सकते हैं। तो इसी के हेतु हम विभिन्न योजनाओं का आज विवरण पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी योजनाएँ हैं भूमि सुधार योजना के अंदर, जैसे 21 अगस्त 2008 को भूमि सुधार प्रभाग केंद्र द्वारा प्रायोजित 2 योजनाएं कार्यान्वित कर रहा था। यानी कि आपको ईयर इसमें याद रखना है, 2008 में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हुआ, यानी कि जो लैंड थी उनका कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो है 21 अगस्त 2008 को मंत्रिमंडल ने इस योजना को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि NLRMP यानी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नामक संशोधित योजना में समेकित करने को अनुमोदित कर दिया। कार्यक्रम कौन कौन से थे, जैसे कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का वितरण, सरकारी बंजर भूमि या भूदान भूमि, स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान करना, भूमि जोतों की चकबंदी, जनजातीय भूमि के अंतर्गत को रोकना। और पुरानी योजनाएं थी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और वही राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। देखिए, राष्ट्रीय भूमि का जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू स्टार्ट की गई थी, जिसका संबंध न केवल भूमि के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण था, बल्कि उनके नामों के विधि मान्यकरण से भी था, बल्कि विशिष्ट स्थल जानकारी प्राप्त होने से विकासात्मक योजना, विनियामक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए भी व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी और इससे नागरिकों को भूमि अभिलेखों आंकड़ों पर आधारित सेवाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इस कार्यक्रम के अधीन GIS यानी कि ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की 3 परतों का आंकड़े भी मिल सकेंगे, उपग्रह के चित्रों का, हवाई फोटोग्राफी से आकाशीय आंकड़े, भारत का सर्वेक्षण, भारत के वनों का सर्वेक्षण के मानचित्र और राजस्व अभिलेख, ROR विवरण, इन सब चीज़ें हम इनसे इकट्ठे हम कर सकेंगे। और जितनी भी लैंड डिजिटाइजेशन हो जाएंगी तो उन भूमि के प्लॉट संख्या और प्रत्येक भूमि पार्षद को यूनिक ID भी मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये आपको याद रखना है कि NLRMP 2008 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और ये IWMP 2009 से 10 में प्रारंभ किया गया। IWDP एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है बंजर भूमि का विकास कर उसे कृषि के उपयोग में लेके आना। और DPAP ये 1974 से 75 से उत्तर प्रदेश में लागू है, इसको चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर से ऊपर की ओर जो योजना बातें करें तो पंचायत, ब्लॉक, तहसील में डिवीज़न और राष्ट्रीय सीमाएं में प्रशासनिक सीमाएं, वन, जल निकाय, अन्य विशेषताएं और का भी जो है विकासमत परतों का कोर GIS के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब इन सबको भी हम लोग जो है कोर GIS के साथ जोड़ेंगे। कार्यक्रम के अधीन जिन गतिविधियों के समर्थन दिया जाएगा उनमें अन्य बातों के साथ साथ सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से पुनः सर्वेक्षण, जैसे कि हवाई फोटोग्राफी, म्यूटेशन रिकॉर्ड सहित भूमि अभिलेखों का अद्यतन बनाना, अधिकारों के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण को पूरा करना, रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण, मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, पूरी प्रणाली का एकीकरण करना और मानचित्रों का, तो ये सारी चीज़ें भी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करेंगी। तहसील, तालुका, सर्किल स्तर पर भूमि रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन कार्यालयों और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन केंद्रों के बीच में संपर्क को समर्थन दिया जाएगा। और जैसे ऋण सुविधाएं होंगी, सहकारी समिति तथा अन्य वित्तीय संस्था को भूमि रिकॉर्ड देने की सुविधा होगी।
कार्यक्रम में नागरिक सेवाएं जैसे मानचित्र के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अन्य भूमि आधारित प्रमाण पत्र, जैसे आप लोग जानते हैं जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवास प्रमाण पत्र, विकास कार्यक्रमों के लिए पात्रता संबंधी जानकारी, भूमि पासबुक आदि उपलब्ध कराने का बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भूमि राजस्व प्रशासन में आधुनिकीकरण और कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ साथ विशिष्ट जानकारी के साथ विभिन्न भूमि आधारित विकासात्मक योजना, विनियामक और आपदा प्रबंधन गतिविधियों के सरकारों के पास एक व्यापक माध्यम होगा। मतलब इन सब का जो सार हम ये जान सकते हैं कि जब हम लैंड को रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन कर देंगे तो उससे हम जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, किसके पास कितनी ज़मीन है, उनको यूनिक आईडी नंबर दे दिया जाएगा, है ना। तो उससे क्या है, लैंड को हो गया आधुनिकीकरण करेंगे तो कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। अब पढ़ते हैं वर्ष 2008 तक भूमि सुधार प्रभाग के द्वारा प्रायोजित योजनाएं जो चला रहा था, ये वही कंप्यूटराइजेशन होना, ठीक है। और दूसरा वही बहुफसलें लगाना, विविध कृषि आधारित कार्यकलाप चलाने में मदद मिलती है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्थायी जीविका भी मिल जाएगी, उनको लाइवलीहुड की भी वो प्रोवाइड हो जाएगा उनको। अब ये IWMP की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। राज्य स्तर पर बहुविषयक विशेषज्ञों सहित समर्पित संस्थाओं की स्थापना करना, जैसे SLNA, WUCDC, PIA, ये सब जो है कुछ कुछ कार्यक्रम जो है संस्था एजेंसी बनाई गई हैं। परियोजनाओं का चयन OAR तैयार करने में सामूहिक दृष्टिकोण, मैदानी क्षेत्र में लागत मानदंडों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 15,000 रुपये हेक्टेयर है। DPR तैयार करने के लिए परियोजना निधियों का निर्धारण करना, और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, प्रदेश में यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50% मतलब आधा आधा देंगे दोनों की आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक स्रोतों को द्वारा वाटर शेड्स का निर्माण करके भूमि का विकास करना, जल का भंडारण करना तथा सब्जियां आदि उगाना, मतलब जहाँ पानी कमी है वहाँ पे जल का भंडारण बनाना, ठीक है। पानी होगा तो फिर वहाँ पे जो है हम फल सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं जलागम विकास निधि योजना। राज्य में नाबार्ड एवं भारत सरकार के सहयोग से उन जनपदों में चलाई जा रही हैं जहाँ सिंचित की इरिगेशन की क्षमता जो है वो 30% से कम है। समादेश क्षेत्र कार्यक्रम 1974 से वृहद एवं माध्यमिक सिंचाई परियोजना द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का शीघ्र उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि कर क्षेत्र विकास करने में उद्देश्य से प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब ये योजना जो है 1974 से चलाई जा रही है और इसमें जो है सिंचाई की परियोजनाओं को बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है, जिससे कि जहाँ पे पानी की कमी है उसको पूरा करा जा सके। अब पढ़ते हैं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। जो पिछड़ी क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनको समस्या निराकरण हेतु जो है जीविका, उनकी लाइवलीहुड को ऊपर बढ़ाने के लिए इसलिए ये योजना चलाई जा रही है, जिससे कि जो वहाँ के स्थानीय लोगों की सहभागिता के साथ साथ जल संग्रहण के आधार पर बंजर भूमि का विकास हो सके और स्थायी जल संग्रहण भी हो सके, ठीक है ना। तो उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कम लागत में वो लैंड को हम अच्छा बना सकते हैं। निर्माण की गई परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए सतत सामुदायिक प्रयास और जल संग्रहण में प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का विकास करना और स्थानीय तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किए गए साधारण आसान वाहन क्षमता के अनुरूप प्रौद्योगिक समाधान और संस्थागत प्रबंधन करना। मतलब है कि हमें जो है टेक्नोलॉजी लेके और लोगों का मतलब ज्ञान लेके हमें उस चीज़ को जो अच्छा बनाना है, वहाँ पे सिंचाई करनी है अच्छे से और उन लैंड को बढ़िया बनाना है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर जो हमारा पर्पज़ है वो हमारा पूरा हो सके, लोगों को उससे जो है आजीविका मिल जाएगी, उनका रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सूखा-मुक्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये योजना उत्तर प्रदेश में 1974 से 75 से चलाई जा रही है। यहाँ पे हमें ईयर याद होना चाहिए, यानी कि 1974 से 75। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 मैदानी जनपदों के 40 विकास खंड चयनित थे। इस योजना की सफलता, उपयोगिता एवं अंतिम परिणामों के निष्कर्षों के आधार पर सूखे से प्रभावित अन्य जनपदों में इस योजना को लागू किया गया है और वर्तमान में हम 13 जनपदों में और 91 चयनित विकास खंडों में योजना को चलाया जा रहा है।
अब पढ़ते हैं कृषि विविधीकरण परियोजना। विश्व बैंक द्वारा पोषित राज्य यानी कृषि विविधीकरण परियोजना द्वारा लगभग 70 जनपदों के चयनित विकास खंडों पे आधारभूत सुविधाएं जैसे ग्रामीण सड़क, हाट, पशु, फल तथा सब्जी बाजार और कृषकों की सहभागिता से तकनीकी विकास, तकनीकी प्रसार आदि द्वारा प्रभावी ढंग से कृषि उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। मतलब यही है कि विश्व बैंक द्वारा जो ऐसे ग्रामीण सड़क अच्छा से बनाना, पशु, एनिमल, डेयरी, फल, सब्जी और फार्मर्स का पार्टिसिपेट करवाना, इस सब से हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। राज्य में भूमि एवं जलवायु तथा मांग के अनुसार कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र के विकास, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन के प्रयास को चलाया जा सकता है। मतलब इससे गरीबी भी हट सकती है और रोजगार के आयाम भी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत संचालित कृषि विकास योजना के राज्य के 42 जनपदों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें मुख्य हम बात कर लेते हैं एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा व जल संरक्षण, भूमि से संबंधित संसाधनों का अनुश्रवण व समन्वयन, कृषि एकीकृत पादप कीट प्रबंधन एवं एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन में आपको जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इसकी स्थापना 1977 से 78 में हुई थी और राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि में पर्याप्त सुधार की कमी महसूस की गई थी, जिस कारण से इसको योजना को बनाया गया। एकीकृत नाशक जीव प्रबंधन कार्यक्रम, जैसे पर्यावरण में जो प्रदूषण को रोकने तथा कृषकों के पशुओं को विषैले कीटनाशक रसायन से बचाने के लिए इस योजना का चलाया गया है। अब कहते हैं छिड़काव सिंचाई। देखिए छिड़काव सिंचाई एक वो है कि हवा में फुव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मृदा सॉइल की सतह पर एक कृत्रिम वर्षा के रूप में पहुंचाते हैं और ये धीरे धीरे की जाती है। मतलब इसमें पानी कहीं जमा नहीं होता है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि पानी कहीं जमा ना हो, पानी जमा नहीं होना चाहिए, वो भी ज़मीन के लिए सही नहीं है। तो ये ऐसा छिड़काव किया जाता है एक फुव्वारे के तौर पे, जहाँ पे पानी सब जगह बराबर बराबर पहुँचता है। तो छिड़काव सिंचाई विधि के द्वारा पानी की लगभग 30 से 70% तक बचत भी होती है और यह विधि रेतीला मृदा, ऊंची नीचे ज़मीन और जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उपयोगी ज़्यादा है। तो कपास, मूंगफली, तंबाकू तथा पुष्प आदि के लिए फसलों में सिंचाई की जाती है। छिड़काव सिंचाई तकनीक सिंचाई करते समय वायु तेज नहीं होनी चाहिए, पके फलों को फुहारे से बचाना चाहिए। अच्छा, सिंचाई की इस विधि में कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग सुगमता से किया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों के लिए छिड़काव सिंचाई सर्वोत्तम माना गया है। अभी पढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में भूमि सुधार व्यवस्था एवं भूमि सुधार। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और हम जानते भी हमारा कौन सा क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट में हम लोग आते हैं। कृषि क्षेत्र में छिपी का अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि के तकनीकी सुधारों के अंतर्गत उत्तम बीज होने चाहिए, उर्वरक, उन्नत हल, ट्रैक्टर, सिंचाई, उन्नत कृषि विधियों का सम्मिलित होना चाहिए। पारंपरिक कृषि तकनीक का प्रयोग किया जाना, निम्न उत्पादक, अनिश्चित उत्पादक फसलों की विविधता एवं छिपी बेरोजगारी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये अब है भूमि सुधार कार्यक्रम। देखिए स्वतंत्रता के बाद से भूमि सुधार कार्यक्रम में लगातार काम किया जा रहा है। यानी क्या काम किया जा रहा है, बिचौलियों की समाप्ति की गई है। इसमें स्वतंत्रता के समय देश का 57% जमींदारी व्यवस्था का अधीन था। स्वतंत्रता के बाद खेती करने वाले वास्तविक लोगों का शोषण कम हुआ तथा एक इक्वल सबको इक्वल ज़मीन मिलनी चाहिए। कोई ये नहीं हो जाए किसी के पास ज़मीन ज़्यादा हो या कम हो। सरकार द्वारा बेनामी भूमि का पता लगा कर उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया और जिनके पास लैंड नहीं है उन्हें ज़मीन दी गई। 1967 में 23,08,000 हेक्टेयर बेनामी भूमिहीन किसानों को बांटी गई। काश्तकारी व्यवस्था में मतलब कि कृषि संबंधों की उस प्रणाली से जिसमें भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता बल्कि ज़मीन काश्तकारों को पट्टे पर दे देता है। भारत में पहले जमींदारी और रियायतवाड़ी के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पट्टेदारी की व्यवस्था थी।
सबसे पहले सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पास किया गया था। ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कहाँ पास किया गया था? 1920 में और बड़ौदा में। पहली योजना प्रारंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब और तत्कालीन बम्बई राज्य और हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। देश में चकबंदी के क्षेत्र में प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। अधिकतर चकबंदी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक में की गई है। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ये सिंचाई योजना के प्रकार। देखिए, एक होती है वृहद सिंचाई योजना। में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। इस वर्ग में नहरें एवं बहुउद्देशीय योजनाएं सम्मिलित है। मध्यम सिंचाई योजना में उनको शामिल किया जाता है जो 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हो। और लघु सिंचाई योजना में उनको सम्मिलित किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे भी कम हो। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना हेक्टेयर आता है, तो ये तीनों के हेक्टेयर ये ज़रूर याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेखपाल के एग्जाम में। और हरित क्रांति जो आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के उद्भव से सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ है और रासायनिक खादों का भी उपभोग निरंतर बढ़ा है, क्योंकि उससे ज़मीन अच्छी हुई तो गेहूं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा। उससे जब गेहूं ज़्यादा बढ़ा तो फूड सिक्योरिटी मिली, हमें न्यूट्रिशन मिला। वर्तमान में भारत सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है, किंतु अभी भी अपनी संपूर्ण घरेलू मांग को घरेलू उर्वरक उत्पादन द्वारा पूरा करने में असफल है। भारत नाइट्रोजन उर्वरक की कुल मांग का 80% तथा फॉस्फेट उर्वरक की कुल मांग का 70% ही घरेलू आपूर्ति द्वारा पूरा कर पाता है तथा शेष भाग जो बचा हुआ भाग उसे आयात करना ही पड़ता है। और जो है आपका पोटेशियम यानी कि उर्वरक को घरेलू स्तर पर भारत को उत्पादन नहीं होता है, जो इसे बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और उर्वरक के उपयोग में सबसे ज़्यादा पंजाब करता है और इसके बाद जो है हरियाणा और आंध्र प्रदेश का स्थान है। तो नंबर 1 पे अगर आता ऑप्शन तो हम पंजाब को लगा कर आएंगे। कृषि के यंत्रीकरण में खेत में हल चलाने से लेकर फसल की बिक्री तक के सभी कार्य प्रकार के यंत्रों, जितनी भी मशीनें यूज़ हो रही, इक्विपमेंट्स, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि जुताई व बुवाई में ट्रैक्टर, फसल काटने के लिए और हार्वेस्टर, थ्रेशर, सिंचाई के लिए यातायात में ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। ये कुछ नाम हैं, इनके नाम जरूर याद रखिए। कंबाइंड हिल हार्वेस्टर, थ्रेशर, क्रैशर, पंपिंग सेट, ये सब जो हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं उसमें सब इक्विपमेंट्स हैं, ये हमें काम आते हैं। कृषि यंत्रीकरण के लाभ हैं कि जैसे जो हम यंत्रीकरण की सहायता से बंजर और जो पथरीले और जो ऊंचे नीचे टीले वाले भूभाग हैं उनको हम कृषि के योग्य बनाना संभव हो जाता है। यंत्रीकरण की सहायता से श्रम एवं पशुधन की बचत करके कृषि कार्य को अधिक कुशलता से काम किया जा सकता है। और यंत्रीकरण बढ़ा देंगे तो वैज्ञानिक यंत्रों से, उपकरणों से उसकी जो उत्पादनशीलता वो भी बढ़ जाएगी और कृषि यंत्रीकरण की सहायता से उत्पादन की औसत लागत को घटाना संभव हो जाएगा। यंत्रीकरण की सहायता से कृषि उत्पादन में वृद्धि करके अनेक सहायक उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकती है। अब पढ़ते हैं कि कृषि यंत्रीकरण की हानियाँ क्या हैं। देखिए, इनके फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं कि जैसे कि कृषकों की अशिक्षा एवं परंपरावादी दृष्टिकोण, कृषकों को निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता में वृद्धि, और जो कृषि जोतों के छोटे आकार के कारण वो ढंग से उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। यंत्रीकरण पूंजी गहन होने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी उतनी ज़्यादा हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। पर्याप्त शक्ति संसाधनों जैसे डीजल, विद्युत, पेट्रोल आदि का अभाव। अब भारत में कृषि गणनाएँ कब हुई? देखिए, प्रथम कृषि गणना हुई 1970 से 71 के बीच में, द्वितीय हुई 76 से 77 के बीच में, तृतीय हुई 1980 से 81 के बीच में, चतुर्थ हुई हमारी मतलब फोर्थ कृषि गणना 1985 से 86 में, फिफ्थ हुई 1991 से 1992 में, और छठी हुई 1995 से 1996 में। तो देश में 17वीं पशुधन की गणना 2003 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संपन्न की गई। ये पूछ सकते हैं 17वीं कब हुई थी? 2003 में गठन की गई थी। इसके साथ आप याद कर सकते हैं कितने मतलब गाय हैं, भैंसे हैं, ये सब की आप वैल्यू याद करें या ना करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हाँ इतने हैं।
और अक्टूबर 2007 में देश में 18वीं पशुधन गणना की गई। तो आज हमने पढ़ा पूरा कि भूमि को सुधार करने के क्या फ़ायदे हैं और हमें एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कैसे हमें इसको सुधार करना चाहिए। उससे जो है 2-3 चीज़ों के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, जैसे कि गरीबी मिट जाएगी और जो है बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, लोगों की आजीविका मिल जाएगी, उन्हें उनके जीवन में सुधार आ जाएगा और सुधार आएगा। और जब फसलें बढ़ेंगी तो फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो जो बच्चे आज जो माल न्यूट्रिशन में हैं, कुपोषण का शिकार है, उन्हें भी खाने को मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी होगी, मिड डे मील स्कील भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो ये सब देख सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं सब लोग जुड़े हुए हैं चीज़ों से। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।